ये डीपीएसपी का सेकंड पार्ट है, जो कि मैंने अभी बताया था कि हम अभी लेक्चर शूट करेंगे, लेकिन ये वीडियो लेक्चर आएगा आपका 1 से 2 दिन में बाद, जो कि एक लेक्चर के बाद में। अभी डीपीएसपी पूरे नहीं हुए हैं। इसका हमने क्या पढ़ा दिया था आपको, उत्पत्ति पढ़ा दी थी और प्रकृति पढ़ा दी थी। अब महत्व, इसका टॉपिक डाल लीजिए, महत्व। इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इसकी। महत्व में दो तरीके से होता है। देखिए, महत्व में एक होता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य में दो तरीके से होते हैं। एक होता है सिंपल राज्य और एक होता है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, मैं अभी तक आपको कल्याणकारी राज्य ही पढ़ा रहा था। डीपीएसपी क्या होता है, कल्याणकारी राज्य। और उदारवादी समाज में कैसे राज्य होते हैं, सिर्फ राज्य, केवल राज्य। राज्य में कैसे होता है, राज्य कैसा होता है, राज्य कैसा होता है, पहला नियंत्रणकारी। कैसा होता है, नियंत्रणकारी। किस किस से होता है, पुलिस, सेना, यहां पे लिख देते हैं, पी से पुलिस, एस से सेना, और बहुत सारे ऐसे इनफोर्सेस हैं इनके, जो है जिनके माध्यम से कंट्रोल करती है पॉपुलेशन को। समझ में आ रही है, जनता को। ये होते हैं राज्य, अपना शासन चलाने के लिए इस तरीके से। लेकिन कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लोगों को शिक्षा दे। क्या दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और पेंशन, बुढ़ापे में पेंशन मिल जाए, पेंशन, आवास, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके लिए। समझ में आ रही है, कल्याणकारी राज्य ऐसा होता है जो कल्याण करे, लोगों का कल्याण करे। और डीपीएसपी में सारी की सारी चीजें कल्याण करने वाली तो चीजें, आपको सरकारी नौकरी दे भैया, सबको जो है ज्यादा नहीं, भरपेट खाना नहीं, भरपेट जो है आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं, तो छोटा सा मकान तो मिले रहने के लिए। आर्थिक समानता तो आ नहीं पाएगी, लेकिन आर्थिक समानता बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं। किसी के पास घर नहीं है, रोड पर सो रहा है, उसको छोटे से झोपड़ी तो दे सकते हैं। समझ में आ रही है, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था एक बार कि सबके लिए जो है बिजनेस खोला जाएगा। पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है। समझ में आ रही है, पकौड़ा बेचना भी एक कला है, बिजनेस है। चाय बेचना भी एक बिजनेस है। समझ में आ रही है, तो कुछ तो मिल रहा है ना। समझ में आ रही है, और कुछ नहीं से तो कुछ बेटर होता है। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए अब, निर्देशक तत्वों का पहला पॉइंट। निर्देशक तत्वों के भाग में महत्व की सब हेडिंग है कल्याणकारी राज्य। समझ में आ रही है, महत्व की सब हेडिंग है, महत्व में सब हेडिंग है कल्याणकारी राज्य। इसमें पहला पॉइंट है, निर्देशक तत्वों के भाग में यह उल्लिखित है, निर्देशक तत्वों के भाग में यह उल्लिखित है कि राज्य के द्वारा, कि राज्य के द्वारा लोगों का कल्याण किया जाएगा। कल्याण अंडरलाइन, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है ये एक बार। किस भाग में यह उल्लिखित है कि राज्य लोगों का कल्याण करेगा, डीपीएसपी भाग 4। समझ में आ रही, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई आर्टिकल बेस नहीं पूछा जा रहा है। समझ में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आर्टिकल हम छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें बताएंगे आपको, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें बताएंगे हम, सारे लेक्चर। समझ में आ रही है, लिखो सॉरी।
कल्याण किया जाएगा। और राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, सामाजिक व्यवस्था अंडरलाइन, सोशल सिस्टम। राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक राजनीतिक, जिसमें सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय उपलब्ध होगा, जिसमें सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय उपलब्ध होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? इसके पीछे लिख लेना आर्टिकल 38, इसके पीछे लाइन के पीछे लिख लेना आर्टिकल, ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट, राज्य के द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, अवसर और आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम किया जाएगा, और आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम किया जाएगा। अगला पॉइंट, ये 39 में है, ये आर्टिकल 39 में लाइन लिखी हुई है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है आर्टिकल का, कोई दिक्कत नहीं। 39 में तीसरा पॉइंट, निदेशक तत्व राज्य के प्रदान किए गए वे निर्देश हैं, निदेशक तत्व राज्य को प्रदान किए गए वे निर्देश हैं जो भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान में समाजवाद के बीज हैं, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, ये अंबेडकर ने कहा था ये। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत में इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए हमारे यहां कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा सार्वजनिक उद्यमों की प्रधानता या प्राथमिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, अच्छा, अब इसकी आलोचना भी होती है, यहां पे महत्व की आलोचना भी होती है। आलोचना हेडिंग डालिए, आलोचना किस तरीके से होती है इसकी? अच्छा, 1991 में हमारे यहाँ एक नई आर्थिक प्रणाली अपनाई गई थी, क्या नाम है उसका? उदारीकरण की नीति, 1991 में है, उससे सारी चीजें बदल गई थी। उदारीकरण की नीति में एक चीज बताओ,
राज्य जितने भी बड़े बड़े उद्यम थे वो किसके हाथ में थे? राज्य के हाथ में, सरकार के हाथ में, 90 तक जितने भी बड़े बड़े थे। अब राज्य ने सोच, राज्य के पास पैसा नहीं था, क्योंकि राज्य के कर्मचारी क्या करते थे? राज्य के कर्मचारी क्या करते थे? आराम से तम्बाकू बीड़ी खा गए। समझ में आ रही है? और पूरे बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आराम से बैठा बैठा पेंशन मिल रही है, पैसा मिल रहे हैं, वेतन मिल रहा है। काम क्या करना है उनको सरकार में? प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। करना पड़ेगा, गा अंडरलाइन, कभी भी निकाल सकते हैं आपको। इसीलिए निजीकरण, उदारीकरण प्लस निजीकरण, समझ में आ रही है? प्लस ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ये तीनों। एलपीजी भूमंडलीकरण इसमें नहीं आता, आईआर में आता है, इसलिए वही बताएंगे हम इसको। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि गांव के बराबर सारी चीजें। जैसे कि अब एक चीज बताओ, यहाँ कोई घटना हो जाती है पूरे विश्व को प्रभावित करेगी कि नहीं? यही तो है भूमंडलीकरण। फ्री ट्रेड भी उसी में आता है, मुक्त व्यापार। तो लिखिए आलोचना में पहला 1991 में, 1991 में भारत की आर्थिक विकास की रणनीति में, भारत की आर्थिक विकास की रणनीति में एक आमूलकारी परिवर्तन, रेडिकल आमूलकारी परिवर्तन, अंडरलाइन, एक आमूलकारी परिवर्तन हुआ, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण की आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण निजीकरण की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई। आलोचकों ने इसे समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध कहा, आदर्शों ने इसे समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध कहा। भाई विरुद्ध तो इसलिए कहेंगे क्योंकि उनको पता है समाजवाद क्या है, मिटा दिया मैंने यहां से। समाजवाद क्या है? जो भाई फ्री में दे सारी चीजें। अब यहाँ फ्री में तो मिलने वाली नहीं है, समझ में आ रही है? सारी की सारी चीजें उदारीकरण में और उदारवाद में व्यक्ति को प्रधानता मिलती है, पहली बात। दूसरी बात ये निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, सारे जो जितने भी उद्योग थे वो सारे के सारे किसके हाथों में चले गए? सरकारी, निजी। और समाजवाद क्या कहता है? राज्य का उत्पादन के जो जितने भी संसाधन हैं वो सारे के सारे किसके हाथ में होने चाहिए? राज्य के अंतर्गत होने चाहिए। समझ में आ रही है? तो आलोचक तो कहेंगे इस बात को। आलोचकों ने इसे समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध कहा और यह पूंजीवाद और बाजारवाद को बढ़ावा देना है, और यह पूंजीवाद और बाजारवाद को बढ़ावा देना है। सिंपल सी बात है, उदारीकरण बढ़ रही है तो पूंजीवाद आ रहा है, पूंजीवाद आ रही है तो बाजारवाद, मार्केटिज्म आ रहे हैं। उसी के नाम है, उदारीकरण की नाम है, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण होगा। और जो अब बताइए संपत्ति का केंद्रीकरण किस में मना किया गया है? 39 BC में। तो टकराव तो होगा, समझ में आ रही है? संपत्ति का केंद्रीकरण डीपीएसपी में मना किया गया है स्पष्ट, लेकिन क्या करें, यहां संपत्ति का केंद्रीकरण होगा। जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण होगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के निजीकरण से, शिक्षा स्वास्थ्य के निजीकरण से आम व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। आम व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। भाई एक चीज बताइए, जब प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे तो वो तो अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे लेंगे, समझ में आ रही? प्राइवेट स्कूल होंगे अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे लेंगे। अब सरकारी स्कूल में तो फ्री दरिया मिल रहा था, फ्री पढ़ाई चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी, डीपीएसपी बढ़िया चल रहा है, क्रियान्वित हो रहा था।
अगला, आलोचना का जवाब। जो हमने आलोचना की है अब तक, क्रिटिसिज्म किया है, उसका जवाब। हेडिंग डालो, आलोचना का जवाब। पहला पॉइंट, उदारीकरण एक साधन है। उदारीकरण एक साधन है जिसके द्वारा राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। जिसके द्वारा राज्य के संसाधनों में प्रयास किया जाएगा वृद्धि करने में, जिससे इन संसाधनों का वितरण किया जा सकेगा। राज्य ने संसाधनों का वितरण किया जा सकेगा। राज्य ने वाणिज्यिक गतिविधियों से स्वयं को अलग किया है। यानी कि व्यापार से स्वयं को अलग किया है। भाई जब व्यापार बढ़ेगा तो टैक्सेशन आएगा, और जो टैक्स का पैसा आएगा तो उससे सामाजिक कल्याण की जो है नीतियां चलाएंगे हम। तो सरकार पे पैसा ही नहीं है तो कहां से समाज के डीपीएसक्यू कैसे लागू कर सकेगी? समझ में आ रही है? आलोचना का जवाब यही है। क्या बोला था मैंने लास्ट में? स्वयं को अलग किया है। स्वयं को अलग किया है जिससे कल्याणकारी आदर्शों को प्राप्त किया जा सकेगा। जिससे कल्याणकारी आदर्शों को प्राप्त किया जा सकेगा। मनरेगा शिक्षा का अधिकार जैसी महत्वाकांक्षी सामाजिक योजनाएं उदारीकरण के युग में ही संचालित की जा रही हैं। उदारीकरण के युग में ही संचालित की जा रही हैं। अगली हेडिंग, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगली हेडिंग डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का अधिकार प्रदान किया जाएगा। किसमें कहा गया है? किस आर्टिकल में? 39A। क्या बोला मैंने? प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का अधिकार प्रदान किया जाएगा, 39A। पीछे लिख लेना 39A ब्रैकेट में, आर्टिकल 39A। दूसरा, सार्वजनिक संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए और समुदाय के स्वामित्व के अलावा इसका समाज की भलाई के लिए सामाजिक भलाई के लिए प्रयोग होगा और अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा जिससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में? 39BC। पीछे आर्टिकल डाल लेना 39BC। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होगा। विकेंद्रीकरण सब पे बंटना चाहिए, मतलब एक हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। समझ में आ रही है? सबके पास पैसा हो। जैसे उदारीकरण की नीति में ऐसा आ जाता है, अमेरिका में देखो, है ना, आप एक हाथ में पैसा होता है। जो अब जो कंपनी चला रहा है तो उसके हाथ में फैक्ट्री में पैसा है, और जो मजदूर है उनके पास में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है इसी चीज को चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, लेकिन ये ऑप्शनल का पार्ट है, यहाँ नहीं बताएंगे हम। यहाँ उसी चीज को बताएंगे जो डीपीएससी से संबंधित है। समझ में आ रही है? जो आपको लिखना है मेंस में, किस प्रकार लिखना है, किस तरीके से हेडिंग डालनी है, किस तरीके से लिखना है, सारे पॉइंटों को। ठीक है, कहां था मैं? केंद्रीकरण नहीं होगा। अगला,
सामाजिक आर्थिक अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा तथा बच्चों को वे कार्य नहीं प्रदान किए जाएंगे जिनसे उनके उम्र और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हों और श्रमिकों के लिए आराम और कार्य करने के लिए बेहतर परिस्थितियां का निर्माण किया जाएगा। ये कौन सी आर्टिकल में है? 39 में। आर्टिकल लिख लेना पीछे। और बेहतर परिस्थिति और बेहतर परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा। 39 आर्टिकल 39। अगली हेडिंग डालिए, जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है फिर। सामाजिक आर्थिक अधिकार। अगली हेडिंग है सामाजिक आर्थिक अधिकार। सामाजिक आर्थिक अधिकार कौन कौन से हैं? निदेशक तत्वों में समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। निदेशक तत्वों में समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि व्यक्ति को काम का अधिकार दिया गया है। काम का अधिकार दिया गया है। काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, गरीबी, बीमारी और बुढ़ापे एवं अन्य वंचित अवस्थाओं में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल कौन से में है ये? आर्टिकल 41। पीछे लिख लेना आर्टिकल 41। दूसरा, महिलाओं को मातृत्व या प्रसूति सुविधा जानते हो ना? मातृत्व या प्रसूति सुविधा का अधिकार दिया गया है तथा श्रमिकों की भलाई के अनेक प्रावधान निदेशक तत्वों में विद्यमान है। इसी में तीसरा पॉइंट, राज्य के द्वारा इन सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को प्रदान करने में आर्थिक खर्च के वहन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे अबाध योग्य श्रेणी में रखा गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय शांति।
हेडिंग डालिए अंतरराष्ट्रीय शांति। इसमें पहला, राज्य के द्वारा नीति निदेशक विदेश नीति सॉरी विदेश नीति विदेश नीति, राज्य के द्वारा विदेश नीति के संचालन में शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि मैं आपको उसकी बात बता रहा था, अमेरिका और रसिया की, जवाहरलाल नेहरू के जो स्टालिन के साथ में बातचीत हुई थी। शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। देशों के बीच न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित संबंधों का निर्धारण होगा। विश्व की राजनीति का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स होती है उसके संचालन अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा होगा, जिसे हम आईआर में भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा होगा। विश्व राजनीति का, क्या बोला मैंने लास्ट में? विश्व राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा किया जाएगा। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी सुलह के द्वारा हल करेगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी सुलह के द्वारा हल किया जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? 51। आर्टिकल 51 डाल दो उसमें पीछे। गुटनिरपेक्षता की नीति अभी लिखो पहले। स्वतंत्र भारत में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर बल दिया गया। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, पूरे विश्व में इकलौता मात्र एक भारत ऐसा देश है जहां परमाणु हथियार होने के बावजूद भी परमाणु हथियारों का विरोध करता है। वैसे परमाणु हथियारों का विरोध और भी बहुत सारे देश करते हैं, पर जिनके पास परमाणु हथियार है वो विरोध करे, वो पहला देश भारत है। परीक्षण भी करता है परमाणु का और विरोध भी कर रहा है। समझ में आ रही है? क्योंकि सह अस्तित्व की नीति पर जो है विचार विमर्श कर रहा है। क्या पूछ रहे थे आप? गुटनिरपेक्ष नीति। गुटनिरपेक्ष की नीति का मतलब होता है दो गुटों से, हमारे यहाँ कोल्ड वॉर में दो गुट बन गए थे पूरे विश्व के, उदारवादी और समाजवादी। जो एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रसिया था। समझ में आ रही है? तो इन दोनों गुटों से गुट निरपेक्ष, यानी कि गुट से निरपेक्ष, हम गुट से अलग होना चाहते हैं, यानी कि नॉन अलायंस की नीति, यानी कि हम अलग एक अपना गुट बनाएंगे जो अपने आप में गुट नहीं होगा, जो शांति के लिए लड़ेगा, समझिए, प्यार मोहब्बत के लिए लड़ेगा, जो झगड़ा करेगा उससे हम दूर हैं। किसी एक पक्ष को महत्व नहीं दिया जाएगा, और किसी भी एक पक्ष को महत्व नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रही है? दोनों से अलग है, इसे बोलते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। इसे आईआर में भी पढ़ेंगे भाई, वेट करो, पेशेंस रखना सीखो। लिखिए, वर्ष 1998 में पहला 74 में परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के समय, 18 मई लिटिल बुद्धा, है ना। दूसरा वर्ष 1998 में दूसरा हुआ था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। इसके बावजूद भारत विश्व का एकमात्र राज्य है, जो परमाणु
हथियारों के, जो परमाणु हथियारों के संपूर्ण खात्मे को, जो संपूर्ण खात्मे का समर्थक है, संपूर्ण खात्मे का समर्थक है। अगला, अगली हेडिंग डालिए, गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? गांधीवादी सिद्धांत देखिए। अच्छा, उस समय एक डिबेट चल रही थी, उस समय मैं आपको बता रहा था उस वक्त कि जेबी कृपलानी जो है लेके आए थे, और श्रीमन नारायण अग्रवाल पूछ रहे थे कि गांधी कहाँ है, विचारधारा ही नहीं है। और गांधी के नाम पे तुमने आजादी तो ले ली, लेकिन गांधी को पूरे संविधान में गायब है। गांधी इज मिसिंग। सारे अंबेडकर ने सारे पन्ना पलट के देखे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरीके से। गांधी इज मिसिंग। गांधी कहाँ है? सारे के सारे गांधी गायब। नोटों वाले तो हैं, लेकिन वैसे गांधी गायब संविधान से। अब गांधी पे खोसा कहां जाए, गांधी को घुसाया कहां जाए? भाग 4 में। समझ में आ रही है? लिखिए, गांधीवादी सिद्धांत। निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन पर आधारित अनेक विचारों का समायोजन किया गया है। निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन पर आधारित अनेक विचारों का समायोजन किया गया है। पहला, राज्य का यह कर्तव्य होगा, कर्तव्य अंडरलाइन, एक तो आर्टिकल 37 में है कर्तव्य, ध्यान रखना। राज्य का यह कर्तव्य होगा, दूसरी बार कर्तव्य आ रहा है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी व्यक्तियों के लिए पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण एवं स्वास्थ्य की सुविधा का प्रबंधन करे एवं दवाइयों के अलावा शराब के उत्पादनों और प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। आर्टिकल 47, यह आर्टिकल 47 में दिया गया। और इसीलिए गुजरात में शराबबंदी हुई थी। समझ में आ रही? बिहार में भी हुई थी। वो अलग बात है कि बिहार के झारखंड में जा रहे हैं पीने के लिए। समझ में आ रही है? आपने वो देखी मूवी शाहरुख खान की, शराब के ऊपर बनी है वो, रईस। रईस मूवी, उसमें किस तरीके से करता है ब्लैकमेलिंग से, और शराबबंदी हो रखी होती है उसमें, उसमें दिखाया गया है उसमें। अगला पॉइंट, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक विकास किया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक विकास किया जाएगा और पशुओं की उन्नत किस्म का निर्माण किया जाएगा। और पशुओं की उन्नत किस्म का निर्माण किया जाएगा तथा गाय बछड़े, सांड का नाम नहीं है इसमें, ध्यान रखना। सांड का नाम नहीं है इसमें। हाँ, तो जो भी है, सांड का नाम नहीं है इसमें, फंसाया जा सकता है आपको। ध्यान रखना, गाय एवं बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं, लिखो, अन्य दुधारू पशुओं, अन्य दुधारू पशुओं, क्या बोला है मैंने, अन्य दुधारू पशुओं की उन्नत किस्म का निर्माण किया जाएगा। क्या क्या बोला मैंने लास्ट में? प्रतिबंधित किया जाएगा, ये बोलना है। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक विकास किया जाएगा, पशुओं की उन्नत किस्म का निर्माण किया जाएगा तथा गाय बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित किया जाएगा। किस आर्टिकल में? 48 में, आर्टिकल 48 में। अच्छा, दुधारू पशुओं तो और भी हैं, भैंस है, ऊंट है, ऊंटनी है ना, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो इनको, भाई इनको वध प्रति, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दिक्कत ये है कि गाय को ही महत्व ज्यादा देते हैं। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, और लिंचिंग कौन करता है? राज्य।
भाई लिंचिंग करने का अधिकार पूर्ण संवैधानिक तरीके से किसके पास है? राज्य के पास है। तो लिंचिंग कौन कर रहा है? मोब। मोब मतलब भीड़, समझ में आ रही है? तो शासन किसका होगा? भीड़ तंत्र का। और हमारे यहाँ कैसे है? डेमोक्रेसी, लोगों का शासन, भीड़ का शासन नहीं है। शब्दों पर ध्यान दो, समझ में आ रही है? अगला, गांव को, अगला पॉइंट है, गांव को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव को स्थानीय स्वशासन की, और इसीलिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ जो गांधी जी के अनुशासन के ऊपर हुआ। गांधी जी के लिए ही किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि केंद्रीकरण जो है केंद्र की सरकार है वो केंद्र में ना होकर के वो कहां हो? गांव में हो। गांव से शुरुआत हो प्रशासन की, समझ में आ रही है? गांव से हो सारी चीजें। लेकिन इस तरीके से हो नहीं सकता था। गांधी जी राम राज्य लेके आना चाहते थे, लेकिन राम राज्य जो है इस आज के युग में नहीं चल सकता है, समझ में आ रही है? आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और इतने बड़े देश में इस तरीके से राम राज्य लाना एक रोमांटिक किस्म की बात है, समझ में आ रही है? अब रोमांटिसिज्म चलेगा नहीं इस तरीके से। रोमांटिक आदमी कैसे होता है? मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक बार वर्दी मिल जाए बस, उसके बाद फिर देखना, पूरा भ्रष्टाचार खत्म। आपके जो बड़े सीनियर है ना, जो पढ़ने वाले थे, वो भी ऐसे सोचते थे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या करें? क्योंकि पूरा प्रशासन ही ऐसा है। आ रही समझ में? तो ये गांव वाला कौन सा है? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में, पीछे लिख लेना आर्टिकल 40। अब लास्ट में लिख लेना प्रासंगिकता। देखते हैं वैधानिकता क्या है इसकी। निदेशक तत्वों की वैधानिकता, लीगलिटी ऑफ डीपीएसपी। लास्ट पॉइंट, निदेशक तत्वों की वैधानिकता, हेडिंग है ये। पहला पॉइंट, निदेशक तत्व अबाध योग्य है। निदेशक तत्व अबाध योग्य है, ये कई बार लिखवा चुका हूं मैं आपको, ध्यान रखने वाली चीज है ये, समझ में आ रही है? मतलब हम न्यायालय में नहीं जा सकते अगर डीपीएसपी का अवोल्यूशन हो रहा है तो, लेकिन फंडामेंटल का अवोल्यूशन हो रहा है तो हम राज्य में जा सकते, न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के माध्यम से। यह नैतिक है। पहला, निदेशक तत्व अबाध योग्य है, यह नैतिक है, परंतु संविधान के अन्य प्रावधानों को देखते हुए देखने से यह प्रतीत होता है कि इनके पीछे एक वैधानिक बाध्यता छुपी हुई है। एक वैधानिक बाध्यता छुपी हुई है। लास्ट, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों का संबंध, ये वाला लास्ट वाला डीपीएसपी वाला। देखिए ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तीसरा इसका लेक्चर बनाएंगे हम डीपीएसपी का, और इसमें देखेंगे डीपीएसपी मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या संबंध है। ठीक है, इसके पीछे फिर बाद के देखेंगे कि कितने बाद आए, मिनरवा बिल्स बाद है, गोपालन बाद है, बहुत सारे ऐसे बाद हैं जो आपको करवाना है। मेंस के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। और एक और चीज, एक आर्टिकल का मैं इसमें जो है जिक्र करना भूल गया, जिसको हम आर्टिकल इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे हम, जिसको अगली वीडियो में बताएंगे। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, सिविल कोड प्रोसीजर, समझ में आ रही है? इस चीज के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।